हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th का, जिसका नाम क्या है, जर्नल। तो बच्चों, जो जर्नल हमारा एक चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसी के ऊपर हमारा अकाउंट्स का क्या है, बेस। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अपना क्या बनाने वाले हैं, बेस। जैसे क्लास 11th में अभी नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, उन्हें जर्नल में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो चलो देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। ठीक है। देखो बच्चों, बेसिकली जर्नल में हम तीन अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट अकाउंट मेरे पास कौन सा आता है, फर्स्ट अकाउंट मेरे पास आता है पर्सनल अकाउंट। सेकंड अकाउंट होता है रियल अकाउंट एंड देन थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। अब इन तीनों अकाउंट्स में भी ना हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। डिफरेंट रूल्स का क्या मतलब हुआ, जैसे पर्सनल अकाउंट का मेरे पास जो रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखो, अगर किसी पर्सन से रिलेटेड बात हो रही है, पर्सन से रिलेटेड इन द सेंस, जैसे किसी का नाम आ गया, मुकेश आ गया, सुरेश आ गया, ठीक है, चिंटू आ गया, या कोई और नाम आ गया, तो उस केस में जो बंदा अगर किसी चीज को रिसीव कर रहा है, चाहे वो स्टॉक है हमारा, चाहे वो कैश है, अगर वो किसी भी चीज को रिसीव करता है तो उसको मैं किस में लिखूंगा, डेबिट में। और जो बंदा उस चीज को दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा स्टॉक बेच रहा है या फिर कोई बंदा कैश पे कर रहा है, तो उसको मैं हमेशा किस में लिखूंगा, क्रेडिट में। पर्सनल वाला रूल किस चीज में अप्लाई होएगा, अगर मेरे को किसी पर्सन का क्या दिया हुआ है, नेम गिवन है। ठीक है। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल मेरे पास आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अकॉर्डिंग, इसमें मैं किसी पर्सन के नेम की बात कर रहा था, इसमें मैं सामान की बात करूंगा, बेसिकली किसी चीज की बात करूंगा। अगर जो चीज मेरे पास आ रही है, जो चीज आ रही है उसको मैं किस में लिखूंगा, डेबिट। क्योंकि इस रूल में क्या बोला है उसने, व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको मैं लिखूंगा डेबिट, और जो चीज जा रही है उसको मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अगर मेरा कोई खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे को मैं किस में लिखूंगा, डेबिट में। और अगर मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है, मेरी कोई इनकम का सोर्स है, फॉर एग्जांपल मैंने कमीशन रिसीव की, कमीशन रिसीव की, वो मेरी इनकम है, मैं उसे किस में लिख दूंगा, क्रेडिट में। अगर मैंने कहीं से कैश रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, सैलरी रिसीव की, वो सारी मेरी क्या है, इनकम, उसको मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। तो अगर सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, किसी भी तरीके की मैं इनकम रिसीव कर रहा हूं, तो तीन अकाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है, एंट्री बनानी है डायरेक्टली नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो देखो, अब इन तीन अकाउंट के बेस पे एंट्री बनती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मैंने कैश लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो, जर्नल में हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर कोई बंदा बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस उस पैसे को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बिजनेस के पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है। तो हमारे पास सेकंड अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो इसकी जर्नल हमारे पास क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट
डेबिट, क्योंकि बिजनेस ने कैश को रिसीव किया, कैश आया है। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करने में कोई भी पैसा लगाते हैं उसको हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? जो क्रेडिट वाली एंट्री है उसमें हमने यहां पर क्रेडिट नहीं लिखना, डेबिट वाली एंट्री में हमने डेबिट लिखना है। और डेबिट के नीचे जब क्रेडिट की एंट्री होगी यहां पर थोड़ा सा स्पेस हमें लीव करना पड़ेगा, ताकि वो मेरे पास क्या शो हो जाएगी, वो क्रेडिट की एंट्री है। क्लियर? अब एक बार मैं जर्नल का आपको फॉर्मेट बताता हूं। देखो, ये मेरे पास जर्नल का फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये मेरा कॉलम रहता है डेट का। इन दिस कॉलम वी कैन राइट डेट, ठीक है। और इस कॉलम में हम क्या राइट करते हैं? अपनी ट्रांजैक्शंस, यानी कि पर्टिकुलर्स। और इस ट्रांजैक्शन में, इस कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में हम राइट करते हैं लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट डेबिट एंड देन अमाउंट क्रेडिट। इस साइड हमारा डेबिट का अमाउंट आता है और इस साइड हमारा क्रेडिट का अमाउंट आता है। क्लियर? तो अब जर्नल एंट्रियां बनेंगी कैसे, तो चलो देखते हैं जर्नल कैसे बनेगी। मैं कुछ एंट्रीज लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट एंट्री ली, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, 50,000। सेकेंड एंट्री मैंने ली, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश इन कैश। क्लियर? 3,000। थर्ड एंट्री लेता हूं, परचेज गुड्स इन कैश। फोर्थ एंट्री लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिफ्थ एंट्री लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू युवराज। सोल्ड गुड्स टू मुकेश इन कैश 60,000। क्लियर? ये मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं। सबसे पहले हमने थोड़ी बेसिक एंट्रीज ली हैं, पहले बेसिक एंट्री करना बताते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्री होंगी कैसे, चलो देखते हैं। क्लियर? तो ये देखो, यहां पर सबसे पहले मैं डेट का कॉलम बनाता हूं। अगर मेरे पास डेट्स नहीं मेंशन है तो मैं क्या लिखूंगा? डेट्स की जगह सीरियल नंबर। क्लियर? और यहां पर पर्टिकुलर्स एंड देन लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड देन अमाउंट क्रेडिट। अब देखो, फर्स्ट एंट्री मेरे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। मैंने सुरेश से सामान खरीदा। अब बताओ इस केस में किसी पर्सन का क्या आ गया? नेम आ गया। अब अगर इस पर्सन का नेम है तो ये कौन सा अकाउंट हुआ हमारे पास? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ऑब्वियसली पर्सनल,
क्योंकि सर आपने बोला था पर्सनल अकाउंट वो होगा अगर किसी पर्सन को उसमें नेम आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर बिजनेस किसी से सामान परचेज कर रहा है तो बिजनेस तो रिसीवर है ना, जो पर्सन सामान को बेच रहा है वो क्या हो जाएगा? गिवर। तो एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। यहां पर टू सुरेश क्यों आया? रीजन क्या है टू सुरेश का? रीजन ये है, सुरेश हमें सामान बेच रहा था, जो पर्सन सामान बेचेगा उसको हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। और अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000 का। क्लियर? एंड देन ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आने वाली है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश इन कैश। अब देखो, इसमें हमारे पास किसी पर्सन का नेम भी है और इसमें हमारे पास कैश भी है। तो देखो, अगर आज की डेट की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन से और पैसे से हम रिलेट करते हैं किसी चीज को, तो ऑब्वियसली बात है हर बंदा कहेगा पैसा सबसे बड़ा है ना। जब पैसा सबसे बड़ा है तो अगर इसमें एंट्री में कैश और किसी पर्सन का नाम दिया होगा तो उस नाम को उस टाइम इग्नोर कर देना, उस नेम को उस टाइम इग्नोर कर देना। क्यों? हमने तो उससे पैसा लेना है या उसको पैसा देना है ना। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात आती है, पैसा सबसे बड़ा है। तो हम एंट्री भी किसके हिसाब से करेंगे? कैश के हिसाब से। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीजन पता लग रहा है ना कैश आने का? अगर किसी पर्सन का नेम है और कैश है, दोनों में से हर पर्सन को यही पसंद है ना कि उसके पास पैसा आएगा या उसके पास से पैसा जाना चाहिए। अगर पैसे की बात हो रही है तो उस टाइम पे हमने किसी पर्सन के नाम को नहीं देखना है। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बनेगी एंट्री? 3,000 से, 3,000। एंड देन परचेज गुड्स इन कैश। परचेज गुड्स इन कैश सिंपल एंट्री है। अगर किसी पर्सन का नाम नहीं गिवन है, ओनली कैश गिवन है, तब भी एंट्री सेम बन जाएगी, परचेज टू कैश। कितने का? 2,000। दो हजार है। क्लियर? अगर मैं परचेज करता हूँ किसी से कैश में तो एंट्री बनेगी परचेज टू कैश। अगर मैं किसी पर्सन से परचेज कर रहा हूँ बट लेकिन उसमें कैश नहीं है तो एंट्री बनेगी परचेज टू, उस पर्सन का नेम आ जाएगा परचेज टू सुरेश। बट लेकिन अगर मेरे को नाम और कैश दोनों गिवन है तो नाम को छोड़ देंगे, हम किससे एंट्री करेंगे? कैश से। क्लियर? तो सेल अकाउंट में भी हमारा सेम चलेगा। सेल अकाउंट में कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, एंट्री क्या बनेगी? बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, बिजनेस के पास से कैश जा रहा है ना, परचेज में। और सेल करने में बिजनेस के पास कैश आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम क्या हो रहा है? कैश। क्यों? क्योंकि हम किसी सामान को सेल कर रहे हैं, सेल करने में कैश आ रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अगर एंट्री है सोल्ड गुड्स टू युवराज, युवराज को हमने सामान बेचा, युवराज को जब सामान बेचा तो युवराज इस केस में क्या है? रिसीवर है ना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर में क्या आ गया? युवराज, और टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री में सोल्ड गुड्स टू मुकेश इन कैश, सोल्ड किया सामान मुकेश को कैश की फॉर्म में। तो इसमें नेम भी है मेरे पास और कैश भी है। तो बताओ एंट्री नाम से करूंगा या कैश से? ऑब्वियसली बात है नाम को छोड़ देंगे, कैश से एंट्री करेंगे। एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स अकाउंट। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये बिल्कुल बेसिक एंट्रीज थी, है ना। अब इसमें एक चीज बताता हूं, अगर हम किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं
तो उसके नाम के साथ कभी भी हमने अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करना है। क्लियर? युवराज था, युवराज के साथ भी मैंने यहाँ पर अकाउंट नहीं लगाया। अब सर ये आपने लेजर फोलियो का कॉलम बनाया हुआ है, ये अलग छोड़ रखा है आपने, कॉलम देख रहे हैं है ना। लेजर फोलियो के कॉलम में सर आपने कुछ भी नहीं लिखा। रीजन क्या है इसमें अभी कुछ ना लिखने का? हम जर्नल के बाद एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है, लेजर। अब लेजर का जब हम चैप्टर करते हैं उसमें ना हम हर एक एंट्री का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, हर एक एंट्री का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो उस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो लेजर नंबर होता है वो लेजर नंबर मैं क्या लिखता हूँ, यहां पर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट मैंने फर्स्ट बनाया लेजर में, ठीक है, तो मैंने कैश अकाउंट के आगे क्या डाल दिया, उस नंबर को डाल दिया, जिसकी वजह से बाद में अगर मेरे को बाय चांस लेजर चेक करनी पड़ गई, जिसकी वजह से मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मेरे को उसमें इजी रहेगा। उसमें इजी कैसे रहेगा, मैं यहां से देख लूंगा कि इस अकाउंट का लेजर नंबर क्या है। क्लियर इतनी बात? फिलहाल जर्नल में हम लेजर फोलियो का अभी यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ये कॉलम अभी ब्लैंक रहेगा। तो चलो बेसिक एंट्रीज तो हमने कर ली है। अब एक थोड़ा सा नॉमिनल अकाउंट का भी देख लेते हैं। सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड। क्लियर? तो देखो सैलरी पेड, अगर बिजनेस किसी एम्प्लॉय को, किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, तो बताओ बिजनेस का खर्चा है या बिजनेस की इनकम है? ऑब्वियसली बात है ना, बिजनेस का खर्चा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो सैलरी को पे कर रहा है। तो एंट्री में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट क्यों हुई? रीजन क्या है? क्योंकि सैलरी हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो 6000 से एंट्री हो गई हमारी सैलरी डेबिट में। देन कमीशन रिसीव, बताओ कमीशन रिसीव किया बिजनेस ने, बिजनेस ने कोई भी चीज सेल की होगी, उसमें थोड़ा सा मार्जिन अपना जोड़ लिया, कमीशन मिल गई उसे। अब बिजनेस के लिए कमीशन रिसीव करना एक इनकम है या एक्सपेंस है? बिजनेस के लिए कमीशन रिसीव करना एक इनकम है या एक्सपेंस है? तो अगर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन रिसीव करना हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, 2000। तो सर इसमें कमीशन क्रेडिट क्यों हुई? कमीशन क्रेडिट इसलिए हुई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, सारी इनकम मेरी किस में आती है, क्रेडिट में। एंड देन रेंट पेड, बिजनेस ने रेंट पे किया, बिजनेस का या मशीन का किसी भी चीज का रेंट पे कर दिया, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो इसी के साथ अब हम अपने एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट। देखो अब बच्चे सोच रहे होंगे डिस्काउंट का टॉपिक है, एक एंट्री ऐड होने वाली है, तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें सिर्फ हमने 3 टाइप के डिस्काउंट करने हैं। कितने टाइप के? 3। फर्स्ट मेरे पास आता है ट्रेड डिस्काउंट, देन मेरे पास आता है कैश डिस्काउंट, एंड फिर मेरे पास क्या आता है, रिबेट। रिबेट थर्ड फॉर्म ऑफ डिस्काउंट होती है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एंड देन कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी भी एंट्रीज में शो नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है, डायरेक्टली माइनस हो जाता है। कैश डिस्काउंट एंट्री पास होती है इसकी, और माइनस भी होता है, रिबेट की कोई एंट्री नहीं होती। क्लियर?
अब होता क्या है ये एक्चुअल में, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक शोरूम है, हम वहां पर जैकेट्स सेल करते हैं, ठीक है। वी सोल्ड जैकेट्स इन शोरूम। हम क्या सेल कर रहे हैं? जैकेट्स। अब मैं वन जैकेट परचेज करता हूं, उसने, मैं किसी होलसेलर से परचेज कर रहा हूँ। कहाँ से बाय कर रहा हूँ? होलसेलर से। उस होलसेलर ने मेरे को बोला आपको एक जैकेट परचेज करनी है, आपको 500 की कॉस्टिंग पड़ेगी। तो मैंने उसे बोला कि मैंने अपने यूज के लिए तो परचेज करनी नहीं है, मैंने अपने बिजनेस के लिए परचेज करनी है, तो मैं इसे ज्यादा क्वांटिटी में बाय करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जैकेट की जगह आपसे 1000 जैकेट्स परचेज कर लेता हूँ। फिर बताओ, आप मेरे को एक जैकेट 500 रुपए की दे रहे थे, अगर मैं 1000 जैकेट्स परचेज करता हूँ तो आप मेरे को कितनी जैकेट्स, मतलब कितने प्राइस पर दोगे? तो उसने बोला फिर मैं आपको 50 रुपीज लेस कर दूंगा पर जैकेट, यानी कि एक जैकेट की कॉस्टिंग 450 बन जाएगी, और मैं आपको 1000 जैकेट कितने में दे दूंगा? 4,50,000 में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 500 वाले रेट के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो जो मेरे पास जैकेट की कॉस्टिंग आ रही थी वो कितने की आ रही थी? 5 लाख की, है ना। और अगर मैं 1000 जैकेट बाय कर रहा हूं तब वो रेट कम कर रहा है। अगर मैं 1000 जैकेट्स बाय कर रहा हूं तब उसने मुझे डिस्काउंट दिया, उसने मेरे को एक जैकेट के ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया। तो अगर मैं कभी भी होलसेलर से या रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है मैक्सिमम क्वांटिटी में किसी चीज को, तब उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या हो जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में वेजिटेबल्स भी परचेज करने जाते होंगे, वेजिटेबल में हम किसी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटैटो का ले लेते हैं। उसने बोला 20 रुपए किलो है, ठीक है। 1 किलो पोटैटो की कीमत कितनी होगी? 20 रुपए किलो। बट लेकिन हमने उसे बोला 10 किलो अगर हम परचेज करेंगे तो कितने के लगेंगे? उसने बोला 10 किलो मैं आपको 150 रुपए के दे दूंगा। तो उसने वो 50 रुपए का मेरे को डिस्काउंट क्यों दिया? रीजन ये था, जब मैं उससे होलसेल, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा था, तब उसने मेरे को डिस्काउंट दिया। तो वो कौन सा डिस्काउंट हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। और इस वजह से मैं इसको जर्नल एंट्री में शो नहीं करता। क्लियर? अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट से बल्क में कोई चीज परचेज की, अब मैंने उस पर्सन की पेमेंट करनी थी 5 लाख की, ठीक है। मैंने एक अजम्पशन ले ली, मैंने किसी पर्सन की पेमेंट करनी थी 5 लाख की। अब किसी वजह से मेरी वो पेमेंट हो गई लेट, मैंने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए, 2 महीने से पैसे नहीं दिए। उसने मेरे को बोला कि मैंने आपसे 5 लाख रुपए देने थे, मेरे को इस टाइम नीड है, आप मुझे अभी के अभी पेमेंट कर दो। और अगर अभी के अभी आप मेरे को कैश में पे करते हो तो मैं आपको 50,000 का क्या दे दूंगा? डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसने कंडीशन क्या लगाई? अगर अभी के अभी कैश में पेमेंट हो जाएगी तब मैं 50,000 का डिस्काउंट दूंगा, अगर आप मेरे को बाद में पेमेंट करते हो तब कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। यही बात हुई ना। सेम अगर मैं जैकेट्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैकेट की पेमेंट मेरी 4.5 लाख रुपए बनी, ठीक है। मैंने उसे बोला मैं बाद में कर दूंगा पेमेंट, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को बाद में दे देना 4.5 लाख रुपए। बट लेकिन अगर मैं उसे बोलता हूँ कि अगर मैं अभी के अभी आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ 4,50,000 की, तो आप क्या मुझे डिस्काउंट दोगे? तो उसने बोला ठीक है मैं आपको कैश के ऊपर डिस्काउंट दे दूंगा, 20,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया, है ना। अब हम मार्केट में एक आईफोन परचेज करने जाते हैं, एक आईफोन की जो प्राइस चल रही है आइडिया 80,000 चल रही है, ठीक है। ये एस्टिमेशन आइडिया, एक्चुअल प्राइस नहीं है, मैंने जस्ट इमेजिन किया है। अगर 80,000 उस आईफोन का रेट चल रहा है, अब मैं लेने गया कैश पे, मैंने उसे बोला आईफोन लेना है, उसने बोला कैसे लेना है, कैश में लेना है या ईएमआई पर लेना है? हमने बोला ईएमआई पर लेना है। तो उसने बोला अगर आपने 80,000 का आईफोन लेना है तो 8200 की 10 EMIs बन जाएगी। क्लियर? 10 EMIs का मतलब
82,000 मेरा पेड हो जाएगा। अब 8,000 80,000 तो जा ही रहा था, 2,000 रुपए उसके ऊपर फालतू चला गया, 2,000 का क्या हो गया, वो इंटरेस्ट हो गया, और 80,000 मेरी आईफोन की कीमत हो गई। बट लेकिन अगर मैं सेम चीज उसे बोलता हूँ 80,000 का फोन है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश में, बताओ कितने का पड़ेगा? उसने बोला सर 80,000 का पड़ेगा। मैंने उसे बोला नहीं, मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे को डिस्काउंट चाहिए। तो उसने बोला 80,000 का फोन है, आपको मैं 79,000 का दे दूंगा। होती है ना शॉप्स पे बार्गेनिंग, तो देखी होगी, होती है। फोन लेने गए, फोन परचेज करने गए, 30,000 का फोन है, 40,000 का फोन है, हम उसको बोलते हैं 1,000 कम कर ले, 2,000 कम कर ले। तो उस टाइम पे वो जो डिस्काउंट दे रहा है हमें, वो कौन सा डिस्काउंट हुआ? कैश डिस्काउंट। वो डिस्काउंट हमें इस वजह से नहीं दे रहा है कि हम 100 फोन परचेज कर रहे हैं, 200 फोन परचेज कर रहे हैं, इसमें तो बल्क का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ क्वांटिटी का। इसमें तो हम सिर्फ वन फोन परचेज कर रहे हैं, और वन फोन की अगर पेमेंट मैं कैश में कर रहा हूँ तो उसके ऊपर वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट। और बिजनेस में कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है। क्लियर? तो अब देखो, अगर मैं डिस्काउंट को रिसीव करता हूं, या बिजनेस डिस्काउंट को रिसीव कर रहा है, डिस्काउंट रिसीव करना बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिटेबल है, तो ये हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। अगर बिजनेस किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो वो हमेशा डेबिट में आता है। किस में आता है? डेबिट में। इतना तो क्लियर? अब इसकी जर्नल कैसे बनेगी? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, 10% ट्रेड डिस्काउंट, और गुड्स थे 1,000 के। क्लियर? एंट्री क्या बनेगी? एंट्री तो सबको पता है क्या बनेगी, परचेज टू मोहन, परचेज टू मोहन। और कितने से बनेगी? 1,000 का 10% कितना बना? 100 रुपीज। तो 1,000 में से 100 को माइनस कर दो, तो एंट्री क्या बन जाएगी? 900 रुपए से। अब देखो, मैंने ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, परचेज कर रहा हूं तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, पर डिस्काउंट रिसीव मैंने क्रेडिट में कहीं भी नहीं लिखा। रीजन क्या है? ये किस टाइप का डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी शो इन द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अपनी जर्नल एंट्री में शो नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पर परचेज की जगह क्या होता? सेल होता, तो एंट्री क्या बनती? सेल, सोल्ड गुड्स टू मोहन की अगर एंट्री होती, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो एंट्री क्या बनती? मोहन टू सेल्स, अमाउंट सेम जाती 900 एंड 900। क्लियर? अब अगर कैश डिस्काउंट आ जाता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश 10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, परचेज किया सामान मोहन से और कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है वो कौन? बिजनेस। बिजनेस 5% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है ना? किसका बिजनेस? मोहन का बिजनेस। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही एंट्री बननी चाहिए। 10,000 का 5% होता है 500 रुपीज, 500 रुपए का डिस्काउंट परचेज करने में मैं क्या कर रहा हूँ? रिसीव कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो एंट्री में डिस्काउंट रिसीव आएगा, क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए फायदा है, इस वजह से मैंने उसे किस में लिखा? क्रेडिट में। अब डिस्काउंट रिसीव कितने का हो रहा है? 500 रुपए का। क्लियर? मोहन को पेमेंट कितने की कर रहा हूं मैं? 10,000 का सामान था, 500 का डिस्काउंट हुआ, पेमेंट कितने की दे रहा हूं मैं उसे? 9,500 की। और टोटल परचेज कितने की थी? 10,000 की। क्लियर है एंट्री? अगर बाई चांस यहां पर परचेज की जगह क्या होता? सेल। ठीक है, तो अब सेल में एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी? ओ, एक मिस्टेक और हो गई, यहां पर मोहन और कैश था, तो मैंने बोला था
सबसे पहली बात, कैश पे ही कैश डिस्काउंट अप्लाई होता है, और नाम आएगा और कैश आएगा तो एंट्री हमेशा किससे बनेगी, कैश से बनेगी। तो इस केस में मोहन की जगह क्या आना था, कैश। बाय मिस्टेक मैंने क्या लिख दिया, मोहन। मोहन नहीं आएगा, मोहन की जगह क्या आएगा, कैश। और अगर सेल करी है तो सेल में एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं किसी चीज को बेचूंगा तो उसके ऊपर डिस्काउंट को अलाउ करूंगा ना, कि सामने वाला बंदा आके डिस्काउंट ले ले। तो डिस्काउंट अलाउ करना मेरे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो गया, डेबिट। एंट्री का अमाउंट सेम रहने वाले है, कैश कितना आ रहा है मेरे पास 9500, 500 का डिस्काउंट, और एक्चुअल सेल कितने की थी 10,000 की। आई होप एंट्री तो क्लियर हो गई होगी आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिबेट की। रिबेट आपका टॉपिक रह गया था। रिबेट क्या होता है, वही सेम जैकेट्स वाला एग्जांपल लेते हैं। मैं किसी पर्सन से, अब एक पर्सन आया रिटेलर के पास, रिटेलर के पास आया, उसने बोला मैंने जैकेट परचेज करनी है। मैंने उसे बोला भाई जैकेट की कीमत है, एक जैकेट की कॉस्टिंग दे रहा हूँ 600 रुपए की, पर लेकिन ना माल आते आते 2-3 जैकेट उसमें से खराब होगी। खराब क्या हुई, कहीं पे हल्का सा कुछ सॉस लग गई, या कुछ थोड़ा सा टीयर हो गया, फट गया, ठीक है, वो सिलाई के थ्रू सही हो जाएगा। बट लेकिन कहीं से ना वो इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स हो गई। क्या हो गई, इंफीरियर क्वालिटी की। तो मैंने सोचा ये इंफीरियर क्वालिटी का सामान तो कोई परचेज करेगा नहीं, जितने का जाता है जाने दो। तो इंफीरियर क्वालिटी की वजह से वो 600 वाली जैकेट मैंने उसे बोला चल 300 में ले जा दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिबेट। रिबेट क्या हुआ, क्वालिटी के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स, उसकी वजह से जो डिस्काउंट मिला वो रिबेट। और ये रिबेट भी कभी भी जर्नल में शो नहीं होता। क्लियर। देखो बच्चों, अब तक हमने काफी एंट्रीज कर ली है, 3 तरीके के डिस्काउंट कर लिए, 3 तरीके के अकाउंट कर लिए, और आई होप बड़ा मजा आ रहा होगा। अब हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अगर एक एंट्री में दोनों दिए हुए हैं डिस्काउंट, तब एंट्री कैसे करेंगे ये चीज भी देख लेते हैं। कई बच्चों को इसी एंट्री में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। क्लियर। और 1 लाख का सामान था। ठीक है, मैंने 1 लाख की गुड्स को सेल किया। सेल करने पे मैंने उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% का कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो ना, अगर एंट्री देखते हो, एंट्री में एक चीज देख लो, ट्रेड डिस्काउंट क्या है सबसे बड़ा, एनिमी। तो एनिमी को उसी टाइम आप निकाल दो। 10% किया, कितना आया 10,000। 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर दिया, बचा कितना 90,000। यहां पर क्या आ गया 90,000। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस ट्रेड डिस्काउंट का काम इतना ही था। मैंने देखा ट्रेड डिस्काउंट इतना, परसेंटेज निकाली, माइनस किया, काम खत्म। अब मैं बाकी एंट्री देखूंगा, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं देखूंगा। अब एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5% कैश डिस्काउंट, और कॉस्ट कितने की दे रखी है 90,000 की। मैंने एंट्री बदल दी। तो अब एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब सेल करने में मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं ना, सेल करने में जब डिस्काउंट अलाउ करूंगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट है 5% का। और 90,000 पे 5% डिस्काउंट बनता है 4,500। 90,000 में से 4,500 को मैंने क्या किया, माइनस किया, तो अमाउंट क्या आई 85,500। मेरे को कैश मिल रहा है 85,500। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो कैश मेरे को रिसीव हुआ 85,500, डिस्काउंट अलाउ किया मैंने 4,500 का, एंड अमाउंट कितने की थी 90,000 की। क्लियर। 1 लाख तो मैंने लिखा ही नहीं, रीजन क्या था, मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। एक और एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स
in cash at 10%, 20% ले लेते हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। क्लियर? और अमाउंट ले लेता हूं मैं 10,000 का। सबसे पहले क्या करना है सर, ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। ट्रेड डिस्काउंट को हटाओ, 20% निकाला 2,000 और 10,000 में से 2,000 को माइनस किया, कितना आ गया 8,000। क्लियर? ये एंट्री मैंने चेंज कर दी, ट्रेड डिस्काउंट आते ही सार मैंने उसको माइनस कर दिया। अब एंट्री क्या बनी, परचेज गुड्स इन कैश एंड 1% कैश डिस्काउंट। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज टू कैश। और परचेज करने में मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट को रिसीव कर रहा हूँ, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और अब 8,000 के ऊपर 1% डिस्काउंट कितना बनता है, 80 रुपीज का। 80 रुपीज में उसमें से माइनस कर दूंगा, मेरे पास टोटल कैश कितना मैंने पे करना है 7920, और डिस्काउंट कितने का मिला 80 रुपीज का। परचेज कितने की थी 8,000 की। क्लियर? एक और एंट्री देख लेते हैं, परचेज गुड्स इन कैश एट द रेट at the rate 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, और कॉस्टिंग थी 1 लाख की। क्लियर? तो 1 लाख का सामान परचेज कर रहा था, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को निकाल दो, 5% निकाला, कितना आया ट्रेड डिस्काउंट 5,000, माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 95,000। बस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का काम इतना ही है, निकालो माइनस करो खत्म। अब एंट्री चेंज, परचेज गुड्स इन कैश 2% का कैश डिस्काउंट। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव। 95,000 के ऊपर 2% का डिस्काउंट कितना बनता है 1900। तो परचेज कितने की थी 95,000 की, और इसके ऊपर जो मैंने 2% का चार्ज किया, कितने का डिस्काउंट बना मेरे पास 1900 का। एंड देन 1900 में उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मेरे पास कितना बचा 93,100। 93,100। क्लियर? ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर कंबाइन एंट्री में आता है तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, फिर कैश डिस्काउंट से एंट्री कर दो। क्लियर? इसी में चलो एक टाइप की एंट्री और देखते हैं। एक एंट्री लेता हूं 20 मार्च, डेट ली मैंने एक परचेज सोल्ड गुड्स टू मुकेश 1 लाख, अलाउ 10% trade discount if he paid payment within 5 days, then 5% then we allow him 5% cash discount। He made payment on 22 March
क्लियर। अब देखो इतनी बड़ी एंट्री है, इस एंट्री का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो ये जान लो एंट्री बड़ी है या छोटी है। ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो पहले। ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, 1 लाख का 10%, 10,000, बचा कितना, 90,000। बस ट्रेड डिस्काउंट हमने हटा दिया। अब एंट्री को देखो, एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश। इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनती है मुकेश टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब आगे की एंट्री देखता हूं। इफ ही पेड पेमेंट विद इन 5 days, अगर वो मेरे को पेमेंट कर देता है 5 दिन के अंदर, तो एंट्री बनेगी देन अलाउ हिम 5% का कैश डिस्काउंट। ठीक है, मैं उसे 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा अगर वो मेरे को 5 दिन के अंदर पेमेंट करता है। तो कैश डिस्काउंट, ही मेड पेमेंट ऑन 22 मार्च। एंट्री कब की थी, 20 मार्च की। पेमेंट कितनी तारीख को कर रहा है वो, 22 मार्च को। विद इन 5 days है ना, तो 22 मार्च को वो मेरे को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, पूरी पेमेंट कर रहा है। तो अब 90,000 के ऊपर मुझे उसे 5% का कैश डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने 5 दिन के अंदर पेमेंट की है। तो इस केस में एंट्री क्या हो गई मेरी, थोड़ी सी चेंज हो गई। मुकेश की जगह क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। क्लियर, कैश अकाउंट आ गया। और सेल करने में मैं उसको क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्लियर। कैश कितने का आ रहा है मेरे पास, 90,000 की पेमेंट थी, 5% का अलाउ किया, 4500 का डिस्काउंट बना, तो मेरे पास कैश आ रहा है 85,500। और डिस्काउंट कितने का जा रहा है, 4,500 का। पेमेंट कितनी लेनी थी, 90,000। बोलो क्लियर हुआ। यस। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज ले आऊं, कैश डिस्काउंट, ही मेड पेमेंट ऑन 22 मार्च, ही मेड हाफ ऑफ द पेमेंट। क्या लिखा मैंने, हाफ ऑफ द पेमेंट, हाफ ऑफ द पेमेंट ऑन 22 मार्च। इस केस में पूरी एंट्री चेंज हो जाएगी। कैसे होगी अब ये चेंज, देखते हैं। तो एंट्री क्या बननी थी, मुकेश टू सेल्स। तो इस केस में पहले ये देखो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है मेरे को कैश में। उसने बोला ही मेड हाफ ऑफ द पेमेंट ऑन 22 मार्च, आधी पेमेंट दे रहा है कैश में। तो 90,000 का आधा कर दो डायरेक्टली, 45,000। उस 45,000 को लिख दो मुकेश में। क्लियर। उस 45,000 को मैं किस में लिख दूंगा, मुकेश में, क्योंकि वो मेरे को हाफ पेमेंट ही तो कर रहा है। अब जो बचा हुआ 45,000 है, अब जो बचा हुआ 45,000 है, बचा हुआ 45,000 है, उस 45,000 के ऊपर मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा। क्यों, रीजन क्या है 45,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउ करने का। रीजन ये है, जितनी पेमेंट वो मुझे कैश में देगा मैं उसी के ऊपर तो डिस्काउंट अलाउ करूंगा। रिमेनिंग पेमेंट तो उसके अकाउंट में चढ़ा दी है मैंने कि वो पेमेंट अभी आनी है। तो 45,000 का मैं कितना निकालूंगा, 5%। तो 5% इसका कितना आ जाएगा, 2250। तो मैं इससे यहां पर लिखता हूं कैश अकाउंट। दोबारा करते हैं एक बार एंट्री थोड़ी साफ सी। तो ये देखो यहां पर करता हूं, मुकेश, मुकेश में कितना गया 45,000। उसके बाद कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट 45,000 की कर रहा था, 45,000 में से 2250 रुपए माइनस कर दो डिस्काउंट के, तो मेरे पास कितना बचेगा, 42,750, 42,750। क्लियर। और डिस्काउंट कितने का अलाउ कर दिया मैंने उसको, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, ये था 2250 का। क्लियर। और टू सेल्स, टोटल सेल्स कितने की कर रहा था मैं उसे, 90,000 की। क्लियर, समझ में आई एंट्री, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम, ट्रेड डिस्काउंट निकाला, माइनस कर दिया। अब देखो अगर पेमेंट पूरी रिसीव हो रही है तब तो मैं पर्सन का नाम नहीं लिखूंगा,
अगर पेमेंट मुझे आधी रिसीव हो रही है, आधी का मतलब 90,000 था, उसने बोला ही मेड हाफ ऑफ द पेमेंट, उसने सिर्फ आधी पेमेंट करी है, तो आधी पेमेंट तो मैं उसके अकाउंट में लिखूंगा ना, तो मैंने मुकेश में आधी पेमेंट लिख दी। अब जो बची हुई थी आधी पेमेंट, उसी के ऊपर मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा। 5% का डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट को माइनस करके जितना कैश मैंने रिसीव किया उसको कैश में लिख दिया। क्लियर? एंट्री क्लियर? ओके। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में इसी के साथ। अब हम देखते हैं कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कि अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रही है, पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, चार्जेस कट हो रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो वो चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में होंगी कैसी। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे पास आती है व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब देखो, इस एंट्री में मैंने बैंक में कैश को डिपॉजिट करवाया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या हो गया इस केस में? रिसीवर। तो बैंक किस में आ गया? डेबिट में। क्यों? क्योंकि जब मैं पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूं उस केस में बैंक पैसे को रिसीव कर रहा है, तो एंट्री क्या बनी? बैंक टू कैश। और सेम चीज अगर मैं बैंक से पैसा विड्रॉ करवा रहा हूं, इस केस में बैंक क्या हो जाएगा? गिवर। क्यों? क्योंकि बैंक मेरे को पैसा दे रहा है और मैं निकलवा रहा हूं, तो बैंक अगर गिवर है तो बैंक किस में आएगा? क्रेडिट में। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री मेरे पास आती है व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। मैंने चेक या किसी तरीके का ड्राफ्ट रिसीव किया कस्टमर से और मैंने डिपॉजिट कर दिया इसे बैंक में सेम डे। ठीक है? अगर मैं बैंक में सेम डे लगा देता हूं उस चेक को, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है? इस केस में भी बैंक क्या हुआ? रिसीवर। बैंक में मैं क्या लगा रहा हूं? चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नेम जिस कस्टमर से बिजनेस ने रिसीव किया उस चेक को। देन व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन सेम डे। अगर बैंक में सेम डे नहीं लगाता तो चेक उसने दिया, मैंने चेक को रिसीव किया, वो चेक अभी मेरे हाथ में है, वो चेक मैंने अभी बैंक में नहीं दिया, तो एंट्री क्या बनी? चेक इन हैंड। क्योंकि मेरे हाथ ने रिसीव किया या मैंने रिसीव किया एक ही बात है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू उस कस्टमर का नेम। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है ऑन द अबव डेट व्हेन अबव चेक एंड ड्राफ्ट आर सेंट टू द बैंक। मतलब यही वाली एंट्री, इसी के थ्रू जो चेक रिसीव किया उसको मैं बैंक में लगा देता हूँ सेम डे या डिफरेंट डे, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक रिसीवर हो गया ना, अगर बैंक में चेक लग रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब जब चेक लग रहा है, पहले तो मैं रिसीव कर चुका हूं, अब मैं उस चेक को डिपॉजिट करवा रहा हूं, तो इस केस में कस्टमर का पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा? चेक इन हैंड। पहले चेक इन हैंड डेबिट था, अब चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। क्यों? पहले ये रिसीव कर रहा था, अब ये पे कर रहा है किसको? बैंक को। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। अगर कस्टमर डायरेक्टली वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डाल रहा है, ठीक है, चेक नहीं, वो डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है, तो इस केस में बैंक रिसीवर हो गया। जब बैंक रिसीवर है तो क्या हो जाएगा? बैंक डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कस्टमर हमें पे कर रहा है बैंक को, तो कस्टमर का नाम क्या हो जाएगा? या कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। देन व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। पहले कोई चेक हमने बैंक में लगाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, किसी वजह से वो चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बैंक उसका अमाउंट हमारे में क्रेडिट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा? वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पहले बैंक टू कस्टमर पर्सनल था, अब बैंक वापसी कर देगा वो चेक को, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अब बैंक उस ड्राफ्ट को वापसी कर देगा, तो उस केस में कस्टमर पर्सनल डेबिट हो जाएगा एंड देन बैंक अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउ टू हिम। डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या होता है? एक्सपेंस, खर्चा, उसको क्या लिख दूंगा? डेबिट। ठीक है? और बैंक रिसीव कर रहा है चेक, तो बैंक अगर रिसीव कर रहा है डेबिट, डिस्काउंट अलाउ करना हमारे लिए नुकसान है, वो भी डेबिट, और कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं तो कस्टमर क्या आ जाएगा?
क्रेडिट। क्लियर? देन इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, ये जो चेक था ये अगर डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, और जो डिस्काउंट अलाउ हमने कस्टमर को किया था वो डिस्काउंट हम वापसी तो लेंगे ना अपना, जब चेक ही कैंसिल हो गया, तो उस केस में जो चीजें हमने क्रेडिट की थी वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, एंड जो डेबिट थी वो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर? डिस्काउंट भी हम वापसी ले लेंगे और बैंक उसको रिटर्न कर रहा है चेक को। नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, अगर पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है तो एंट्री क्या बनेगी, पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, पर्सनल यानी कि कस्टमर का नेम टू बैंक अकाउंट। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, एक्सपेंस खर्चे हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, एक्सपेंस डेबिट हो गए टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम अ बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। क्लियर? अगर हम बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं तो बैंक तो गिवर है ना, बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। अब जब हम पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाते हैं, बिजनेस निकलवा रहे हैं इस केस में, बिजनेस बैंक से अपने लिए पर्सनल यूज के लिए निकलवा रहा है पैसा, तो पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसा विड्रॉ करवाते हैं तो उसको हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, किसी वजह से पेमेंट लेट हो गई और बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, हमारे लिए तो नुकसान ही है, लॉस है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर बैंक मेरा जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया हुआ है उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दे देता है, मेरे को ब्याज मिल रहा है, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है ना, तो उस केस में बैंक डेबिट हो जाएगा और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, बैंक कुछ सर्विसेज दे रहा है, एटीएम सर्विसेज या सम अदर सर्विसेज बैंक मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ चार्जेस मेरे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या होएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस में उस चार्ज का नेम आ जाएगा जिसके लिए उसने मेरे से पैसा चार्ज किया। क्लियर? यहाँ पर बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स खत्म। अब एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन और देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, ओपनिंग एंट्री आती है। अब ये ओपनिंग एंट्री होती क्या है एक्चुअल में, इसमें हमें कुछ एसेट्स गिवन होती हैं, फॉर एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, मशीनरी, हमें कुछ एसेट्स गिवन होती हैं और कुछ लाइबिलिटीज गिवन होती हैं। अब इसमें जो ओपनिंग एंट्री हम बनाते हैं तो रूल अप्लाई होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिट and all liabilities are क्रेडिट। ठीक है, सारी एसेट्स डेबिट होंगी और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज आ जाएंगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखो, जो कैश है मेरे पास वो कितने का, 20,000 गिवन है, स्टॉक 54,000 गिवन, एंड देन मशीनरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कैश 8,000 का गिवन है, कैश 8,000 का गिवन है, एंड बैंक बैलेंस 20,000 का गिवन है, स्टॉक मेरे पास 54,000 का गिवन है, एंड मशीनरी 60,000 की गिवन है। क्लियर? एंड क्रेडिटर्स हैं 20,000 के एंड कैपिटल है 2 लाख की। क्लियर? अब हमने क्या करना है,
हमने एसेट्स का टोटल करना है, क्लियर। अब अगर मैं एसेट्स का टोटल करता हूं तो ये मेरे पास आता है 1,42,000 के नियर अबाउट, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1,42,000 के। और अगर मैं लाइबिलिटी का टोटल करता हूँ कितना आएगा? 2,20,000। अब देखा जाए दोनों का टोटल भी नहीं मैच हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। अब जब इसका डिफरेंस निकलेगा, एसेट साइड का टोटल क्या है? कम। और क्या कहते हैं, लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या है? ज्यादा। अब अगर लाइबिलिटी साइड के टोटल में से मैं इसका माइनस करता हूँ एसेट का, तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो 78,000 की आती है। अगर बैलेंस मैंने लिखना है एसेट में, तो आएगा गुडविल। गुडविल के नाम से आ जाएगा, यहां पर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट आ जाएगा? 78,000। और अगर बाय चांस कैपिटल का बैलेंस कम होता, सॉरी लाइबिलिटी का बैलेंस कम होता, तो उसमें मैं कैपिटल के नाम से बैलेंसिंग फिगर लिखता। उस केस में मेरे को क्वेश्चन में कैपिटल भी ना मेंशन होता, ठीक है। क्यों? मैं बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के नाम से निकालता। क्लियर? चलो एक एंट्री और देखते हैं। देखो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, मेरा अगर जैकेट्स का बिजनेस है, मैंने किसी को उधार पर सामान दिया हुआ है, मैंने मार्केट में 2 लाख की उधारी कर रखी है। अब उसने क्या किया? उसका बिजनेस ठप हो गया, उसका रिटेल का बिजनेस बंद हो गया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तो ये पैसा क्या हुआ? 2 लाख रुपया मेरा डूब गया, ठीक है। उस बंदे का दिवालिया निकल गया, अब वो मेरे को 2 लाख रुपए नहीं दे सकता, ये मेरी पेमेंट खत्म है। तो इस केस में ये जो पेमेंट मेरी खत्म हो गई, इसको मैं क्या बोलता हूँ? बैड डेब्ट्स बोलता हूँ। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। और बैड डेब्ट्स मेरे लिए क्या है? नुकसान है, लॉस है। ऑल लॉसेज आर डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी इस केस में? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो मेरा पैसा वहां पर क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर बाय चांस वो मेरा रिकवर हो जाता है, कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो बंदा आता है और मेरे को कहता है मेरा बिजनेस वापसी अच्छा चलने लग गया और मैं आपकी 2 लाख की पेमेंट अब करने आया हूं, तो उस केस में क्या हुआ? मेरे बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए। पहले डेबिट थे, अब मैं उसको क्या कर दूंगा? एंट्री में क्रेडिट कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। रिकवर हो गए। क्लियर? एक चीज और आती है मेरे पास, उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं शोरूम से एक नई कार परचेज करके लाया और उस कार की जो कॉस्टिंग थी वो 10 लाख रुपीज की थी। क्लियर? उसकी कॉस्टिंग कितने की थी? 10 लाख रुपए की थी। अब जैसे ही मैंने शोरूम से निकाली, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, मैंने उसे चलाई भी नहीं, 1 किलोमीटर भी रन नहीं हुई है, वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, तो क्या वो 10 लाख की गाड़ी जो मैंने परचेज की वो 10 लाख में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। कितने की बिक सकती है? 8 लाख की बिक जाएगी, है ना। 8.5 लाख की बिक जाएगी, 9 लाख की बिक जाएगी। बट लेकिन 10 लाख की वो गाड़ी नहीं बिकेगी। कोई भी पर्सन परचेज करने से पहले सोचेगा अगर 10 लाख की खरीदनी है मैं शोरूम से ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने उस गाड़ी को यूज भी नहीं किया, बट लेकिन शोरूम से बाहर आते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। और जो वैल्यू डाउन हो जाती है एसेट्स की, वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन। जब हमारी किसी भी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? डेप्रिसिएशन। अब हमारी एसेट की वैल्यू डाउन जा रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान होता है। तो डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा? डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इस केस में कैश नहीं आता, हमारी जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है तो एसेट आ जाता है यहां पर। क्लियर? अच्छा, हमने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ था, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, 2 लाख रुपए लगाए। अब आने वाले समय में वो ग्रो कर गया बिजनेस, 2 लाख की जगह मेरे को उस कैपिटल के ऊपर क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो वो बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ
तभी तो बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। बिजनेस भी किसका था? मेरा था। पैसा किसने लगाया? मैंने लगाया, और मेरे को उसमें क्या मिला? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, पर बिजनेस जब मेरे को वो इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के अकाउंट से क्या होएगा? वो डिडक्ट होएगा, बिजनेस के अकाउंट से कट होएगा। बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर। अब मेरे पास क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ करवाया, ड्राइंग्स हो गई, बट लेकिन आने वाले समय में अगर मैं पेमेंट के लिए लेट हो जाता हूँ तो उस पेमेंट के ऊपर मैं तो उसे ब्याज दूंगा ना, मैं तो उसे इंटरेस्ट पे करूंगा, चाहे 5%, 2%, 3% या 4%, कितना भी, मैं उसे इंटरेस्ट तो दूंगा। बिजनेस के लिए वो क्या है? बिजनेस के लिए वो इनकम है। बिजनेस के लिए क्या है? वो इनकम है। तो बिजनेस उस केस में क्या करेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ था? क्योंकि ये बिजनेस के लिए पेबल था, एक्सपेंस था, उसने मेरे को पे करना था, इस वजह से ये क्या हो गया था? डेबिट। क्लियर? तो हमारे पास अब कुछ नई ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो चलो देखते हैं उन्हें, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले ना हमारे पास ड्राइंग्स से रिलेटेड एंट्री आती है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगर प्रोप्राइटर अपने किसी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ सामान निकलवा लेता है, स्टॉक में से गुड्स को विड्रॉ करवा लेता है, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ड्राइंग्स अकाउंट तो ठीक है, बट लेकिन ये परचेज अकाउंट क्यों आया है? यहाँ पर तो सामान था, गुड्स था। अब रीजन ये है कि अगर बिजनेस ने कोई स्टॉक परचेज करके रखा हुआ था, एक 1000 यूनिट्स उसने जैकेट के परचेज करके रखे हुए थे, अब बाई चांस प्रोपराइटर ने उसे अपने पर्सनल यूज के लिए एक जैकेट ले ली, ठीक है, वो क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। बट लेकिन बिजनेस की परचेज तो कम हो गई ना, इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? परचेज अकाउंट के ऊपर। इस वजह से एंट्री क्या बन गई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर मैंने कोई डोनेशन कर दी, चैरिटी में सामान दे दिया, तो उस केस में भी मेरा सामान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, परचेज मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है। एंट्री क्या बन जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या आती है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने जो सामान परचेज करके रखा हुआ था उसे मैंने फ्री सैंपल में बांट दिया कि कुछ पर्सन्स जो होंगे उसे फ्री में यूज करके देखेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो आगे वो परचेज करेंगे फ्यूचर में। अब ये एक तरीके की एडवर्टीजमेंट हुई ना, अगर मैंने फ्री में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और जब मैं स्टॉक दे रहा हूँ, कुछ सामान दे रहा हूँ, तो उस केस में परचेज कम हो रही है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट। अगर आग लगने की वजह से मेरा स्टॉक खत्म हो गया या किसी ने चोरी कर लिया, तो ये दोनों एक टाइप के लॉस हैं। ऑल लॉसेज आर डेबिट, सारे लॉस क्या हो जाएंगे? डेबिट। बट लेकिन मेरी परचेज पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि कुछ सामान जल गया, मेरी परचेज कम हो गई, कुछ सामान चोरी हो गया, उस केस में भी मेरी परचेज कम हो गई। तो परचेज अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज या लॉस बाय फायर टू परचेज। इन केस अगर मैंने वो जो लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस करवा रखा था या चोरी का मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इंश्योरेंस की एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अगर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा क्लेम दे रही है, पूरा क्लेम मेरे को किसके थ्रू मिल रहा है?
बैंक के थ्रू, बैंक रिसीव कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बैंक को दे रही है, मैं बैंक से बाद में लूंगा, है ना। बैंक रिसीवर है, बैंक डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। अगर वो पूरा क्लेम नहीं देती तो एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, जितना वो बैंक में दे रही है वो तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब जो रिमेनिंग है, जो मेरे को नहीं मिला, वो मेरा क्या हो गया, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से मैं वो उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। क्लियर, यहां तक हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्लियर।